Today we will do chapter 4, Major Landforms. In this chapter we are going to learn about landforms created by rivers, landforms created by sea waves, landforms created by glaciers and landforms created by winds. The surface of the earth has been going through changes ever since it came into existence. These changes are taking place even today. तो हमारी जो अर्थ है जब से वो पैदा हुई है, जब से वो एग्जिस्टेंस में आई है, जब से हमारी अर्थ की शुरुआत हुई है, तब से हमारी अर्थ के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं. कंटिन्यूस है, ये चेंजेस होते रहे हैं, होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं. Some of these changes are sudden. For example, the changes caused due to earthquakes or volcanic eruptions. On the other hand, some changes takes place so slowly that they become visible only after thousands of years. तो कुछ changes ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, सडन होते हैं, अचानक से हो जाते हैं. जैसे अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अचानक से वो फूटा, अचानक से अर्थक्वेक आया और सरफेस में चेंजेस आ गए. कुछ होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, जिनको सालों लगते हैं चेंज होने के लिए. The two processes that change the surface and create different landforms on the earth are weathering and erosion. तो weathering और erosion ये दो एक ऐसे प्रोसेस हैं जो अर्थ के सरफेस में काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आते हैं. वेदरिंग रेफर्स टू द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. तो वेदरिंग होता है जब बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती हैं. Whereas erosion refers to the wearing away of rocks by agents like water, wind and ice. तो जो इरोजन है, वेदरिंग तो होता है बड़ी बड़ी रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और इरोजन का मतलब होता है उसको और ज़्यादा वियरिंग अवे यानी कि हटा देना. ठीक है, किससे हटा देना रॉक्स को? वाटर से, विंड से और आइस से. In this chapter we will study about the landforms that are made by these agents of erosion. Now landforms made by rivers. तो रिवर्स किस तरीके से अर्थ के सरफेस को चेंज करती है, लैंडफॉर्म को बनाती है. A river is a water body that begins as a small stream and as it moves down the slope of land, other streams join in to form a river. तो रिवर की शुरुआत होती है एक स्ट्रीम से, एक छोटी सी स्ट्रीम होती है उससे होती है. उसके बाद उसमें बहुत सारी स्ट्रीम जुड़ जाती हैं जिससे वो एक लास्ट में रिवर का रूप ले लेती है. द प्लेस वेयर द रिवर ऑरिजिनेट्स इज कॉल्ड इट सोर्स. जहाँ से वो रिवर शुरू होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं उसका सोर्स. रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन. द वर्क ऑफ अ रिवर डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द रिवर बेड एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज. तो इरोजन का भी सबसे बड़ा कारण रिवर्स ही होती है. जब रिवर्स बहती हैं तो अपने संग उस जो मिट्टी होती है उसको बहाकर ले जाती है अपने साथ, और कितनी मिट्टी वो अपने संग बहाकर ले जा सकती है ये दो चीज़ों पे डिपेंड होता है. एक तो उस नदी में पानी कितना है, जितना ज़्यादा पानी होगा वो अपने संग उतनी ही चीज़ों को बहाकर ले जाएगी. दूसरा डिपेंड होता है वो कितनी स्लोप से आ रही है. जितनी ज़्यादा स्लोप से आएगी उतनी ही तेज उसकी स्पीड होगी और उतनी ही तेज़ी से वो अपने संग सामान को बहाकर ले जाएगी. A river's journey can be divided into 3 stages. तो 3 स्टेज होती हैं रिवर की. The first stage is the youthful stage. During this stage, the river moves swiftly down the slopes with a great erosive power. तो यहाँ पर ये स्लोप से मूव करती है, यूथफुल यानी कि बिल्कुल शुरुआत की जो स्टेज होती है रिवर की, और यहाँ पे अच्छा खासा इरोजन होता है. मैक्सिमम इरोजन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स टेक्स प्लेस हेयर. तो सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है, सबसे ज़्यादा जो ये अपने संग चीज़ों को बहाकर लाती है, मिट्टी को बहाकर लाती है, मिनरल्स को बहाकर लाती है, वो यूथफुल स्टेज में ही लाती है. As a result, a number of landforms are formed here. V-shaped valley is an example of such landform. तो जब ये यूथफुल नदी बहती है, पूरे जोश के संग बहती है और ये बनाती है V-shaped valley. This is created when erosional work of a river results in widening and deepening of the river valley. It makes the river valley narrow and shaped like the letter V. ये इतनी तेज़ी से बहती है कि जहाँ पे इसका बहाव तेज़ होता है नीचे की तरफ, वहाँ ये V मतलब बहुत सारी जगह बना देती है और ये शेप अल्टीमेटली ले लेता है V शेप का. इसमें आपको पिक दिया होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, इसमें पिक नहीं दिया हुआ है. आप YouTube पर या गूगल पर सर्च करिएगा वी शेप वैली, तो देखिएगा वो इस टाइप से वैली बनी हुई होती हैं, ऐसे करके वी शेप वैली.
अ वेरी डीप एंड नैरो वैली इज कॉल्ड गॉर्ज। सो बहुत गहरी वैली होती है, उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। When the water of a river falls steeply down the valley, almost vertically, a waterfall is formed. झरने जो बहते हैं। The Jog Falls on the Sharavati River in Karnataka is the highest waterfall in India. The Salto Angel Falls in Venezuela is the highest waterfall in the world. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईएस्ट वाटरफॉल है सैल्टो एंजल फॉल्स। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में है। द सेकेंड स्टेज बिगिनस व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन। उसके बाद ये जो नदी है जो ऊपर से बहकर आई, समझ लो आपका ये जो है ये पहाड़ है, यहाँ से ये बहना शुरू हुई, ये यूथफुल स्टेज है। यहाँ पर जो इसकी स्पीड है रिवर की वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये नीचे उतरेगी तो अपने संग बहुत कुछ बहा कर लाएगी। दूसरी स्टेज है इसकी आपकी सेकेंड स्टेज। इट्स स्पीड स्लोज डाउन एंड इट्स वर्क ऑफ इरोजन इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो नदी बहेगी वो प्लेन में बहेगी, यानी मैदानी क्षेत्र में बहेगी। यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, जैसे कि ये वाली जो जगह है, ये जो आपका मैं आपको पेन से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपकी रिवर यहाँ से बहकर आई, ये यूथफुल स्टेज। जब ये प्लेन एरिया में आ जाएगी तो देखो, जब ये इस तरीके से बहेगी रिवर तो अपने आप इसकी स्पीड कम हो जाएगी। एंड इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इरोडेड मटीरियल ऑन the river bed and river bank. Now the river forms large bends and loops called meanders. देखो ये meanders बने हुए हैं, देख रहे हो आप? ये देखो ये bends जो हैं, ये जो bends है ना जहाँ पर नदी मुड़ रही है, ये होते हैं meanders। ओके, तो ये meanders बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि ये बहती है नदी, और जब ये ऊपर से बहकर आती है यूथफुल नदी, जब अपने यूथफुल स्टेज में होती है तो अपने से बहुत सारा मटेरियल बहा कर लाती है, और जब ये प्लेन एरिया में आती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये अपने संग जितनी भी चीज़ें बहा कर लाती है वो उनको वहीं की वहीं छोड़ देती है। इसीलिए जो प्लेन एरिया होता है वो फर्टाइल होता है, क्योंकि ये जो रिवर है वो अपने संग पहाड़ों से मिनरल्स और अच्छी अच्छी मिट्टी लेकर आई और उसने इसको मैदानी एरिया में छोड़ दिया। जब मैदानी एरिया में छोड़ दिया तो वहाँ की जो मिट्टी थी उसमें वो अच्छी वाली मिट्टी मिल गई और वहाँ की मिट्टी फर्टाइल हो गई। The river continues to erode and deposit material, causing the meandering loops to become almost circular. देखो ये जो meanders हैं, जो इस तरीके से loops और आपके जो bend हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे सर्कुलर बन जाते हैं, गोल बन जाते हैं। With the passage of time, the river is able to chalk out a straight path for itself by cutting out a strip of land between two loops. As the meander cuts off from the river, it forms an oxbow lake. जब ये कई बार क्या होता है कि ये बहते बहते ना मेन रिवर से कट जाती हैं, जो मींडर्स होते हैं, और ये बनाते हैं ऑक्सबो लेक। ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये जो मींडर थे वो मेन रिवर से कट गए और आपका ऑक्सबो लेक बन गई। देखिए, okay? Sometimes in the rainy season the rivers overflow and submerge the surrounding regions due to excessive raining. तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी में ज़्यादा पानी भर जाता है और अपने आसपास के जो एरिया है उसमें ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो नदी है वो ओवरफ्लो हो गई और आसपास जाके वो एरियाज में फैल। इस तरीके से फर्टाइल फ्लड प्लेन बनते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर
तो जितना भी कोस्टल प्लेन्स हैं, आपके कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पर जो सी वेव्स हैं वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ का पूरा लैंडफॉर्म क्रिएट करने के लिए. The work of the sea waves is confined to the coastal areas because of their proximity to the coast. In fact, the coastal plains are themselves formed by the erosion and deposition of matter. तो देखो ज़रा, कोस्टल एरियाज पूरी तरीके से सी वेव्स पे डिपेंड होते हैं अपने सरफेस के लिए. जैसे कि भाई जितना भी उसका कोस्टल प्लेन का जो रीजन है, जो एरिया है कोस्टल प्लेन्स का, वो ऑल्टर यानी कि वो चेंज ही होता है सी वेव्स की वजह से. सी वेव्स वहाँ से जब बहुत तेज़ पानी बहकर आता है तो अपने संग बहाकर भी ले जाती हैं, और जब उनकी स्पीड वहाँ पर कम होती है तो अपने संग जो वो बहाकर लाती हैं उसको भी कोस्टल एरिया में छोड़ती हैं. तो इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है. Steep vertical rock wall facing the sea is called a sea cliff. Sea cliffs are seen at a very few places near the coast. When these rocks are lashed by strong sea waves, cracks begin to appear due to the process of erosion. The continuous striking of the sea waves causes rocks to disintegrate further, forming sea caves. तो देखिए, ये मैंने आपको गूगल से दिखाने की कोशिश की है. ये सी क्लिफ है आपकी. तो क्लिफ इस टाइप का एरिया होता है. देखिए, क्लिफ इस टाइप का एरिया होता है. ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वाइट जो इस तरीके से ये वॉल टाइप की बनी हुई है, ये बन जाती है. ये बनती कैसे है कि नदी जब बार बार आके इससे टकराती है तो इसका जो इरोजन होता है वो होता रहता है इस दीवार का. ये जो दीवार टाइप दिख रही है, और जब इसका इरोजन होता रहता है तो ये इस टाइप का शेप बना लेता है. जो आपका लैंड फॉर्म होता है वो तो इरोड होता रहता है और ये इस टाइप का शेप आपका बन जाता है. ये दीवार टाइप जो आपको नज़र आ रही है. Gradually, the sea caves get bigger and only the roof remains. Thus, sea arcs are formed. कई बार क्या होता है, जो मैंने आपको सी क्लिफ दिखाई थी वो एक जगह से ज़्यादा खोखली हो जाती है नीचे से, और सिर्फ छत रह जाती है, यानी ऊपर रह जाता है. उसको बोलते हैं सी केव्स. जो सी केव्स बन जाती हैं, और जब बिल्कुल ऊपर रूफ रह जाती है तो उसको बोलते हैं सी आर्क्स. As erosion continues, the roofs collapse and what remains are the walls. और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो जो रूफ होती है वो भी गिर जाती है ना, और वो आपका बना लेते हैं वॉल्स. तो देखो, सी क्लिफ आपने देख ली. सी क्लिफ के बाद आपने सी केव्स देखी कि जब एक ही जगह से इरोजन होता रहता है तो वो जगह बन जाती है, गुफा टाइप बन जाती है, उसको सी केव्स बोलते हैं. जब रूफ रह जाएगी तो आपका रहता है सी आर्क्स, यानी कि जो केव है, जो गुफा है, जब वो और बड़ी हो जाती है और सिर्फ छत रह जाए क्लिफ की, तो आपका हो जाता है सी आर्क्स. These walls are called stacks. Further erosion of stacks forms stumps. Beaches are formed by the deposition of sand, gravel and pebbles on the sea shore. तो बीचेस आपने देखे होंगे समुद्र के किनारे, टीवीज़ में बड़ा आपने देखा होगा लोगों को घूमते हुए. तो एक्चुअली बीचेस क्या होते हैं कि जो नदी अपने संग बहाकर लाती है, सी अपने संग बहाकर लाती है, वो उसको वहाँ पर छोड़ देती है. Sandbars are formed when broken rock material, sand and gravel gets deposited on the sea floor a little away from the coast. Sandbars are narrow and elongated. Sometimes a portion of sea gets enclosed between the coast and the sandbar. तो देखिए, सैंड बार्स आपको इस फिगर में ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी. देखिए ज़रा, ये हो गया आपका सैंड बार. देख रहे हैं आप, ये सैंड बार हो गया, यानी कि ये जो डिपॉजिट हो जाता है बीच में नदी के, ये हो गया आपका सैंड बार. ओके. नाउ लेगून. तो लेगून होता है आपका वो सी का पोर्शन, यानी वहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो लेगून, ये आपको लेगून नज़र आ रहा है. लगून देखिए कि ये जो आपका सैंड बार वाला एरिया हो गया और ये हो गया आपका कोस्टल एरिया. ठीक है, कोस्ट हो गया. तो इसके बीच में ये जो होता है पानी, इसको हम बोलते हैं लगून. द चिलिका लेक इन ओडिशा एंड पुलिकट लेक इन तमिलनाडु आर लार्ज लेगून्स. द केरला कोस्ट हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल लगून्स कॉल्ड बैक वाटर्स. और केरला में आपको कोस्ट पर बहुत सारे ऐसे लगून्स नज़र आएंगे छोटे छोटे, जिन्हें हम बोलते हैं बैक वाटर.
लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स, तो देखो रिवर ने किस तरीके से पूरे के पूरे कोस्टल रीजन को चेंज करते हैं ना, कभी ऑक्सबो लेक बनाते हैं, कभी आपके लेगून बनाते हैं, कभी आपकी ये एस्टुरी बनती है, कभी सी क्लिफ बनती है ना। तो इसी तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। द हाइट एट विच अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ स्नो लाइन, तो ऐसी हाईएस्ट जगह, ठीक है, वो हाइट जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, परमानेंट कवर रहता है, उसको हम बोलते हैं स्नो लाइन। द एरियाज इन द हायर एल्टीट्यूड्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल, तो आप सबको पता है कि ऊंचाई वाले जो एरिया होते हैं, जो हायर एरियाज होते हैं, वहाँ पर बर्फ गिरती है। द स्नोफॉल स्प्रेड्स टू फॉर्म स्नोफील्ड्स, snowfields are situated above the snow line. When the temperature increases, the snow starts to melt and a river of snow starts moving very slowly. तो होता क्या है कि जब बर्फ़ से पूरी जो एरिया है वो ढक जाता है, पूरा एरिया ढक गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम बाद वो पिघलना शुरू होता है, भाई गर्मियाँ आ गई, थोड़ी सी सनलाइट पहुंच रही है तो गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे बहती है। तो एक संग पानी बहकर नहीं बहती है, जो बर्फ़ होती है वो पहले हल्की सी मेल्ट होगी, तो वो ऐसे करके बहेगी कि जो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्नो की ही रिवर चल रही है। देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा इसको कोशिश की गई है देने की, पर ऐसा लगता है जैसे पानी की नदी नहीं बह रही है, स्नो की नदी बह रही है। This river of snow flows out from the snowfield and is called a glacier. Glaciers move very slowly. Just like other agents, glaciers also do the work of eroding, transporting and depositing. तो जिस तरीके से आपकी रिवर कर रही थी काम कि एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचा रही थी, डिपॉजिट पहुंचा रही थी, सेम ग्लेशियर्स करते हैं, ये भी डिपॉजिट्स एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाते हैं। When a glacier passes through a valley, rock pieces fall into it from the mountain slopes. It also picks up pieces of rocks from the floor of the valley. तो जब ये बहती है तो ये अपने संग भी काफ़ी सारे टुकड़े ले जाती है, प्लस इसके रास्ते में भी बहुत सारे रॉक्स के पीसेस आते हैं। These rock pieces erode the valley floor and create a U-shaped valley. This U-shaped valley has a flat bottom and vertically sloping sides. It is also called a glacial trough. तो इसको glacial trough भी बोलते हैं। The two other main landforms created by glaciers are cirques and moraines. The armchair-like depression caused by the erosive action of the glacier is called a cirque. When the glaciers melt, cirques are filled with water and form lakes. Such lakes are known as tarns. तो देखो ये जितनी भी आपको टर्म्स आई हैं, ये सब आप एक एक करके, जिस तरीके से मैंने आपको क्लिफ दिखाई थी वैसे ही आप गूगल पर सर्च करके इनकी इमेजेस देखिएगा। When a glacier descends down a valley, it begins to melt because of warmer climate. तो अब तक तो ये हल्की हल्की पिघली थी और बहकर आ रही थी, पर अब ये और ज़्यादा नीचे आ गई तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये और ज़्यादा पिघलने लगी। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर रिड्यूसेस इट्स कैपेसिटी टू कैरी लोड। देखो जितनी ज़्यादा वो भारी नदी चलकर आ रही थी, ग्लेशियर्स बहकर आ रहे थे, बर्फ़ बहकर आ रही थी, वो उतना ही हैवी मटेरियल अपने संग ला पा रही थी। पर अब जबकि वो पानी बन चुकी है, उसकी बहने की क्षमता कम हो गई है, तो अपने संग वो जो डिपॉजिट लाएगी वो भी कम हो जाएंगे। Thus the rock materials it carries are deposited on the sides and the floor of the valley. अब जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये पिघलती जाएगी, वैसे वैसे ये अपने संग जो बहाकर लाई है उसको वो वहाँ पर छोड़ती जाएगी। These deposits are known as moraines. Now landforms made by winds. तो मैंने आपको बताया है, इसको शुरू करने से पहले आप ये जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पर यूज़ करे हैं इसको एक एक करके गूगल ज़रूर करिएगा, ओके। Landforms made by wind. Wind acts as an important agent of erosion, especially in the deserts. तो रेगिस्तानी एरिया में जितने भी चेंजेस होते हैं वो वहाँ की तेज़ चलने वाली सूखी हवाओं की वजह से ही होते हैं। There is negligible humidity in the dry desert region. Therefore the scent lies loosely around. देखा है ना, टीवीज़ में आपने रेगिस्तान देखे होंगे, वहाँ की मिट्टी देखी होगी, बिल्कुल लूजली बहती है। क्यों बहती है? बहने का मतलब हवा के संग बहती है, उड़ती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है। There is also little or no vegetation in the deserts to hold the soil in place.
Thus, it is very easy for the winds to blow away and transport the sand particles to another place. क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लूज़ होती है, ये अपने संग चीज़ों को पकड़ के नहीं रख सकती है, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो रेगिस्तान में जैसे मिट्टी पड़ी है, ये मिट्टी पड़ी है, अब यहाँ पे ये मिट्टी डिपॉजिट है, रेत, हवा चलेगी तो हवा इसको अपने संग बहा कर ले जाएगी और दूसरी जगह पर ये बना देगी। इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि मिट्टी के टीले जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विंड की हेल्प से। The deposition of sand particles takes place when the speed of winds reduces and when there is some obstruction on the way. This deposition of sand forms sand dunes. The sand dune is a low hill of sand, यानी कि छोटा सा मिट्टी का टीला बन जाता है। When wind carry fine particles of dust far away from the deserts and deposit them in humid regions, the soil so formed are called loess. This is yellowish grey in color. Another landform formed by wind is mushroom rock. Sand-laden winds strike against the rocks and erode the lower part of the rock. होता क्या है कि भाई आपकी रॉक है, ये ना आपकी रॉक है, ये देखो आपको इसमें अच्छे से नज़र आएगा, ये बना तो है, ये देखिए हुआ क्या है कि ये पूरी की पूरी रॉक रही होगी, ये पूरी की पूरी रॉक होगी नीचे तक, पर मिट्टी ज़्यादा ऊंची तो उड़ नहीं सकती, नीचे नीचे ही उड़ेगी जो रेत है। जब हवा आएगी तो रेत उड़ेगी, यहाँ तक वो रेत उड़ती है और इसको खोखला कर देती है। जब मिट्टी से टकराएगी, बार बार टकराएगी तो ये टूट जाएगा ना, इसके जो आसपास के हैं वो झड़ने लग जाएंगे रॉक्स पार्टिकल। तो बस वही हुआ, ये रॉक पार्टिकल झड़े और ऊपर से सिर्फ ये छत्ता सा बना रहेगा। छत्ता मतलब जैसे मशरूम का होता है ना ऊपर से एक कवर, दैट इज, तो इसलिए इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। सच रॉक्स हैव नैरो बेसिस एंड ब्रॉड टॉप्स। दे रिजेंबल द शेप ऑफ अ मशरूम, ये बिल्कुल शेप, इनकी जो शेप है वो मशरूम की तरह लगती है, इसलिए इसे बोलते हैं मशरूम रॉक। एंड हैंस आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। इसके जितनी भी टर्म्स हैं, देखिए जितनी इसमें पिक्स अवेलेबल थी वो मैंने आपको दिखा दी, गूगल से भी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इमेजेस देखनी है। जितने भी टर्म्स अगर आपको डाउट होता है तो आप गूगल पे देखिएगा, उनकी फ़ोटोज़ देखिएगा, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then, bye.